अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सैयद रिजवान और ये मेरा चैनल है मुअल्लिम। एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके मैं लाइव सेशन दिया करूँगा फेसबुक पर, और बाकी जो एडिटेड वीडियो होगी वो यूट्यूब पर डाला करूँगा, जिसके अंदर तमाम चीज़ें मैं ऐड किया करूँगा। और आज मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ और जिस कोर्स का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आज थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले इस वर्ड को देख लें, वर्ड क्या है। ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, हम लोग अक्सर गलती करते हैं। कोई बोल रहा होता है इंटरप्रेन्योरशिप, कोई बोलता है इंटरप्रेन्योरशिप। असल जो वर्ड है वो है एंट्रेप्रेन्योरशिप। एंट्रेप्रेन्योरशिप, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, एंट्रेप्रेन्योरशिप। ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है अंडरटेकिंग, रिस्क लेना। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो बेस करती है वो बेस ही रिस्क पे करती है। जब तक रिस्क नहीं होगा तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस विथ यूनिक आइडिया, क्रिएटिव स्किल्स एंड यूनिकनेस एंड वैल्यूएबल एंड यूजिंग वैल्यूएबल स्किल्स। यानी ऐसा कोई बिजनेस डेवलप करना कि जो यूनिक हो, क्रिएटिव हो और जिसकी यानी एक कॉम्पिटिटिव एज हो जिसको। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो पीली टैक्सियाँ हैं हमारे शहर में, कराची में, आप सब लोग कराची में रहते होंगे, जो लोग कराची में रहते हैं उन सब ने इस चीज़ को इस चीज़ का गौर किया होगा कि ये जो पीली टैक्सियाँ हैं कराची में, उसमें जब हम जाते हैं कहीं तो टैक्सी में जाने से पहले सबसे पहले हम टैक्सी को लेने के लिए बाइक से निकलते हैं और ढूंढ के टैक्सी लेकर आते हैं। और लेकर आने के बाद वो घर आता है, घर आके फिर उससे हम पहले उससे हम रेट तय करते हैं, फिर रेट तय करके उसको घर लाते हैं, फिर वो घर से उठाता है, फिर लेकर जाता है। ये बहुत बड़ा एक इसमें एक बहुत बड़ा टाइम कंजम्पशन होता है। टाइम भी कंजम्पशन होता है, रेट भी हमें अच्छे नहीं मिलते, हमारी मजबूरी होती है। हम यानी अगर टैक्सी लेने गए, हमने कहीं जाना है तो टैक्सी वाले ने हमें कहा कि 500 रुपये होंगे। अब हम उससे ज़्यादा बार्गेन भी नहीं कर सकते हो, यानी 500 से बोल दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 450, 460 पे आ जाएगा। ज़्यादा बार्गेन भी नहीं कर सकते और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं टैक्सी वाले। तो फिर ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ने और दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स ने। पूरी दुनिया में यही इसी तरह की टैक्सियाँ चला करती थी। ये पहले जो तजुर्बा किया गया वो बाहर किया गया। सबसे पहला जो तजुर्बा एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ वो अमेज़न के ऊपर हुआ। अमेज़न को एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में कन्वर्ट किया गया, ई कॉमर्स बिजनेस को। अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें तो आज से अगर 20-25 साल पीछे चले जाएँ तो जो ई कॉमर्स बिजनेस हुआ करता था, ई कॉमर्स का नाम ही नहीं था, एक ट्रेडिशनल कॉमर्स हुआ करता था। कॉमर्स क्या होता है, बेसिकली तिजारत करने को कॉमर्स कहते हैं। वैल्यू एक्सचेंज, पैसा देना, पैसा देके दूसरी चीज़ ले लेना। एक बंदा बायर होगा, एक बंदा सेलर होगा। बायर जो है वो चीज़ खरीदेगा, उसके लिए चीज़ वैल्यू है, और जो सेलर है उसके लिए पैसा वैल्यू है। तो वो पैसे लेगा और दूसरा बंदा चीज़ लेगा। तो प्रोडक्ट और सर्विस की जो भी है प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो भी होती है उसको हम कॉमर्स में लेते हैं, प्रोडक्ट कॉमर्स में लेते हैं और उसको ई कॉमर्स कहते हैं। और उसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड कर दें, इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम से कनेक्टेड कर दें तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। यानी तिजारत क्या होती है, वैल्यू एक्सचेंज। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एक बंदे को पैसा चाहिए, एक बंदे को चीज़ चाहिए, एक बंदे ने चीज़ ले ली, वो जो है बायर हो गया, और इसको पैसे चाहिए थे, वो उसने पैसे ले लिए, वो सेलर हो गया। तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई, एक को एक वैल्यू मिल गई, दूसरे को दूसरी वैल्यू मिल गई। तो ई कॉमर्स जब आया तो ई कॉमर्स में क्या हुआ, हमने चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड कर दिया। हमने बीच में इलेक्ट्रॉनिकली एक ऑपरेशन इंगेज कर दिया। स्टार्टिंग में जब आपका अमेज़न स्टार्ट हुआ था तो अमेज़न का जो स्टार्ट हुआ था वो एक छोटा सा स्टार्टअप लिया गया था। जेफ बेज़ो जो थे, जो अमेज़न के ओनर हैं और अमेज़न के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने घर की एक वर्कशॉप में एक छोटी सी टेबल रख के एक छोटा सा सेटअप बनाया था और सेटअप बनाकर ई कॉमर्स स्टार्ट की थी। तो ई कॉमर्स जब उन्होंने स्टार्ट की थी तो उन्होंने ई कॉमर्स स्टार्ट की थी। और जब उन्होंने ई कॉमर्स स्टार्ट की थी तो उन्होंने सबसे पहले टेलीफोनिकली चीज़ों को डील किया था। यानी उन्होंने एक टेलीफोन सेट रखा था अपने टेबल के ऊपर और एक रजिस्टर रखा था। वो टेलीफोन पे कॉल आती थी कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो रजिस्टर पे लिख लिया करते थे, लिख के फिर वो उसको शिपमेंट के जरिए भेज दिया करते थे। या तो स्टार्टिंग में शिपमेंट के लिए उन्होंने बंदे रखे, फिर उसके बाद शिपमेंट कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट किया। तो ये एक मॉडल उन्होंने स्टार्ट इस तरह लिया टेलीफोन के जरिए। फिर जब जैसे जैसे वक्त बदलता गया तो चीज़ें जो है चेंज होती गई। तो टेलीफोनिक मार्केटिंग सिस्टम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद टेलीफोनिक के बाद फिर हम थोड़ा सा और चेंज हुए। चेंज होने के बाद फिर हम मोबाइल मार्केटिंग की तरफ आए, मोबाइल के जरिए मार्केटिंग होने लगी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और चेंज हुए, फिर वेबसाइट के जरिए होने लगी। फिर थोड़ा सा और चेंज हुए, फिर फेसबुक पेजेस बन गया, उसके जरिए मार्केटिंग होने लगी। फिर थोड़ा सा और चेंज हुए तो ई कॉमर्स की साइट बन गई। और एक जिस तरह आपने देखा होगा पहले स्टार्टिंग में जो साइट्स थी वो स्टैटिक थी,
यानी कि वो जो साइट्स थी उनके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी, इंटीग्रेशन नहीं थी, उनके अंदर यानी पेमेंट गेटवे सिस्टम नहीं था, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। तो जब जैसे-जैसे वक़्त बदलता गया तो जो वेबसाइट है उसके अंदर इंटीग्रेशन ऐड होती गई, उसके अंदर पेमेंट गेटवे सिस्टम ऐड हुआ, उसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम ऐड हुआ, फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐड हुआ, तो चीज़ें उसके अंदर ऐड होती गई। स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें मैनुअली बंद लोग किया करते थे, लोग हायर किए थे, वो लोगों के ज़रिए फाइनेंस का काम वो करते थे और फाइनेंस की कैलकुलेशन मैनुअली हुआ करती थी। फिर जब उसके अंदर इंटीग्रेशंस होती गई, एपीआईज़ बनती गई, तो ये सारा काम ऑटोमेटेड होना शुरू हो गया। तो इस तरह ये एक सफ़र शुरू हुआ ई-कॉमर्स का। तो ई-कॉमर्स बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप था जो जेफ बेज़ोस ने लिया था। फिर उसको देखा-देखी दूसरे स्टार्टअप बनते गए और दूसरे एंटरप्रेन्योरल बिज़नेस डेवलप होते गए। अमेज़न के बाद फिर अलीबाबा आया, अलीबाबा के बाद अली एक्सप्रेस आया, फिर उबर आया, करीम आया। ये सब एक सेम मॉडल था, सेम मॉडल को कॉपी किया गया, बस एंटिटी चेंज कर दी गई। उसमें ई-कॉमर्स की अगर हम बात करें तो एंटिटी बायर और सेलर था। अगर हम उबर और करीम की बात करें तो राइडर और यानी एक राइडर और कैप्टन आ गया। कैप्टन जो है वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर और जो राइडर है राइड करने वाला वही, यानी मॉडल सेम था। मॉडल जो है मॉडल को उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस डेवलपमेंट की एक टाइप है जो यूनिक बिजनेस डेवलपमेंट, ऐसी बिजनेस डेवलपमेंट जो यानी कॉम्पिटिटिव एज हो, जिसके अंदर जो यूनिक हो। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक बुक की दुकान खोली। अब एक बंदे ने उसको देखा, उसने सोचा चलो मैं भी दूध की दुकान खोल लेता हूँ। तो दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कब होगी? जब वो दूध की दुकान तो खोलेगा लेकिन दूध की दुकान में वो यूनिकनेस ऐड करेगा। जब वो बिजनेस के अंदर जब तक वो यूनिकनेस ऐड नहीं करेगा, क्रिएटिविटी ऐड नहीं करेगा, इन्वेंशन ऐड नहीं करेगा, तब तक वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाएगा। तो दूध के बिजनेस की जिस तरह मैंने आपसे बात करी, तो दूध के बिजनेस को अगर हमने एंटरप्रेन्योरल बिजनेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर यूनिकनेस ऐड करेंगे, क्रिएटिविटी ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जो हमारे शहर में कराची के अंदर जो दूध बिकता है, पूरे पाकिस्तान में जो दूध बिकता है वो थैलियों में बिकता है। थैलियाँ जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। हम क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में थैलियों को निकाल देंगे, शॉपर को हम निकाल देंगे, उसकी जगह हम बॉटल ऐड करेंगे और बॉटल्स भी हम डिफरेंट साइज की, डिफरेंट क्वांटिटी की ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी दूध जो है वो 200 रुपये किलो है, ठीक है। अगर मुझे दूध की प्राइस यानी मिसाल के तौर पे ये सब जो मैं चीज़ें ऐड करूँगा तो कॉस्ट मेरी बढ़ेगी, वो कॉस्ट भी तो मैंने कवर करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक नॉर्मल बिजनेस को एंटरप्रेन्योरल बिजनेस पे लेके जाना है तो उसकी कॉस्ट भी तो लगेगी। वो कॉस्ट को मैं कैसे कवर करूँगा? जब मैं 200 रुपये किलो दूध एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में 200 रुपये का थोड़ी बेच सकता हूँ, वहाँ पे मुझे 250-300 का बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऐड हो रही है उसके अंदर मैं वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? फिर उसका सोल्यूशन ये होगा कि हम जब बॉटल्स हैं, बॉटल डिफरेंट साइज की हम ऐड करेंगे। हम यानी 125 मिलीलीटर की एक बॉटल ऐड करेंगे, फिर 250 की एमएल की एक बॉटल ऐड करेंगे, फिर 500 एमएल की बॉटल ऐड करेंगे, 1 लीटर की, 2 लीटर की। तो इस तरह हम डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करेंगे ताकि जो हमारा कस्टमर है वो अपने हिसाब से जो लेना चाहे, वो जिसको 125 एमएल की बॉटल लेनी है वो 125 की ले ले, जिसको 250 की लेनी है वो 250 की ले ले, तो अपने हिसाब से वो बॉटल्स ले सके। तो इसमें क्या हुआ, क्रिएटिविटी भी ऐड हो गई, इन्वेंशन भी ऐड हो गई और कॉस्ट भी थोड़ी सी मैनेज हो गई। क्योंकि 125 का अगर हम यानी मिसाल के तौर पे वो अगले बंदे को बुरी भी नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पे अगर 125 एमएल की बॉटल 125 एमएल की थैली में लेगा वो, तो उसको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो अगर बॉटल में लेगा तो कंपैरेटिवली उसको थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन उसको बुरा नहीं लगेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। वो बोलेगा चलो बॉटल में मिला, अच्छे तरीके से एक पैकिंग लगा के उसको हमने सील लगा के उसको अगर बेचा, यानी एक हमने एक आइडिया उसमें जनरेट किया। हमने क्या किया, हमने 125 एमएल का दूध का बॉटल हमने सेल किया और उसके बाद सील लगाई, उसके ऊपर पैकिंग लगाई अच्छी सी खूबसूरत सी, ब्रांड नेम ऐड किया, उसको ब्रांड में डेवलप किया। तो ये हमारा जो दूध का ऑर्डिनरी बिजनेस था, ये हमारा एंटरप्रेन्योरल बिजनेस बन गया। या किस तरह हमने एक ट्रेडिशनल बिजनेस को एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में डेवलप कर दिया। इसमें अगर और बहुत सी चीज़ें ऐड करें, मिसाल के तौर पे हमने इसको बना तो लिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको ऑनलाइन भी कवर करें, तो हमने ऑनलाइन स्टोर भी बना लिया। तो ये सब चीज़ें, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्रिएटिवली सोचता है और चीज़ों को क्रिएटिवली करता है, इनोवेशंस लेकर आता है, वैल्यू एडिशंस करता है। तो ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो हम एक ऑर्डिनरी बिजनेस को एक एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में ले जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम मूव ऑन करते हैं, आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिकली एक बिजनेस डेवलपर होता है, जो बिजनेस को डेवलप करता है इनोवेशंस के जरिए और क्रिएटिविटी के जरिए। और बेसिकली जो उसके अंदर मेन फैक्टर होता है वो रिस्क टेकिंग का होता है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप का जो मतलब है वो भी रिस्क टेकिंग है। तो जब तक इसके अंदर रिस्क टेकिंग का एलिमेंट नहीं होगा तब तक वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी। तो रिस्क टेकिंग बहुत ज़रूरी है। रिस्क टेकिंग किस उसमें होगी कि मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया, जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी होता है एज़ कम्पेयर टू जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक दूध का बिजनेस चल रहा है, उस दूध के बिजनेस को अगर कोई सेम वैसा ही बिजनेस चलाएगा तो वो उसको रिस्क उसके अंदर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यूनिक चीज़ लेकर आएगा, इनोवेशन लेकर आएगा, तो उसमें रिस्क बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर यानी रिस्क रिस्क ऐड हो जाएगा।
एक ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क नहीं होता, तकरीबन ना होने के बराबर होता है, जबकि एंटरप्रेन्योरल बिजनेस में रिस्क जो है वो ऐड हो जाता है। रिस्क टेकिंग मेन फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पे मैंने जिस तरह दूध के बिजनेस की मिसाल दी कि दूध के बिजनेस को अगर हमने एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए हमने डेवलप किया तो जाहिर सी बात है उसके अंदर रिस्क काफ़ी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब हमें एक अनसर्टेनिटी होगी कि हमारा प्रोडक्ट सेल होगा नहीं होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, तो रिस्क है ना, रिस्क इसमें ऐड हो गए। जबकि वो जो नॉर्मल जो दूध की दुकान है, लोगों का जहन बना हुआ है, लोग जाते हैं दूध की दुकान थैली में लेकर आ जाते हैं, एक जहन बना हुआ है, उसमें रिस्क इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। रिस्क अगर होगा तो वो नेचुरल रिस्क होगा, अननेचुरल रिस्क उसमें ना होने के बराबर है। जबकि जो एंटरप्रेन्योरल बिजनेस है उसके अंदर रिस्क ऐड हो जाता है, तो रिस्क मेन फैक्टर होता है, रिस्क उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो हमने अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी जो भी हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उनको यूज़ करते हुए हमने रिस्क फैक्टर जो है उसको मिटिगेट करना है और अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। मार्केटिंग स्किल्स अच्छी यूज़ करके हमने सेल करना है, हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हम जो बेच रहे हैं ये अच्छा है, आपके फ़ायदे के लिए है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि जब उबर और करीम आई थी तो स्टार्टिंग में वो कामयाब नहीं हुई, उनको थोड़ा टाइम लगा, लोगों ने उसमें सफ़र किया, समझा, लोग बोलने लगे कि सही है, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ भी सही होती है। मिसाल के तौर पे अगर अभी हम बात करें, बहुत से लोग ऐसे हैं आपको मिलेंगे जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के, वो कहते हैं ऑनलाइन धोखा है, बिजनेस है, ऑनलाइन जो है वो धोखा है, ऑनलाइन बिजनेस धोखा है। तो क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, लकीर के फ़कीर है। अगर धोखा है तो लोग करोड़ों अरबों रुपए कैसे कमा रहे हैं? कमा रहे हैं ना, धोखा नहीं है तभी तो कमा रहे हैं। तो लोगों का सबसे पहले तो माइंड हमने क्लियर करना होता है, लोगों को ये यकीन दिलाना होता है कि ये धोखा नहीं है और एक अच्छी चीज़ है, आपके फ़ायदे के लिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, moving to the skills and capabilities that an entrepreneur need to have. First and foremost he or she has to be an innovator who has a game changing, यानी इनोवेटिव होना चाहिए। जो भी इंटरप्रेन्योर है आपका, उसको इनोवेटिव होना चाहिए। वो जब तक इनोवेटिव नहीं होगा, उसका माइंड सेट एक डाइवर्स उसकी थिंकिंग नहीं होगी, वो चीज़ों को मुख्तलिफ डायमेंशन से नहीं देखेगा, नहीं सोचेगा, तो वो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो इंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि वो एक क्रिएटिव हो, इनोवेशन उसके अंदर हो, वो चीज़ों को देखता हो, समझता हो और जजमेंट करता हो, और एक गैप फाइंडिंग की उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, तब वो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बन सकता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली आप जब भी एज एन एंटरप्रेन्योर किसी के पास फाइनेंसिंग के लिए जाते हो या लोन लेने के लिए जाते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, तो वो सबसे पहले आपके आइडिया को देखता है। आपके आइडिया में अगर जान होगी तभी वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो आपका आइडिया जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, तभी वो जो भी इन्वेस्टर है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया वही अगली स्लाइड में वही चीज़ है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी ना, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। क्योंकि एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि जब भी आप बिजनेस डेवलप करेंगे तो आपके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ नहीं होगी, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, आप अपना बिजनेस लॉस कर देंगे, बिजनेस को आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस डेवलप करते हो तो आप बिजनेस को अकेले नहीं लेकर चल सकते, आपको एक टीम बनानी पड़ती है। यानी जंगे, वो कहते हैं ना, जंगे अकेले नहीं लड़ी जा सकती। तो ये बिजनेस जो है इंटरप्रेन्योरल बिजनेस आप जब डेवलप करते हो तो आप अकेले नहीं चला सकते, आपको एक टीम चाहिए होती है। तो उस टीम के साथ आप चलते हो, तो टीम को आपने लीड करना होता है, उसको मैनेज करना होता है, उसको मोटिवेट रखना होता है, उसकी यानी आपने ट्रेनिंग करनी होती है, उसको बताना होता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती है इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कि इंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो अपनी जो भी टीम्स होती है, टीम मेंबर होता है ना, उनको बड़ा छोटा नहीं रखता, भेदभाव नहीं रखता। वो अपनी टीम को जो है वो साथ लेके चलता है। उसको पता होता है उसकी टीम में कौन बंदा कितना कैपेबल है, किससे क्या काम लेना है, किसको क्या नहीं आता, किसको क्या सिखाना है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए इंटरप्रेन्योर के अंदर। तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी जो टीम है उसके अंदर बंदे जो भी है वो उनकी एक्सपर्टीज क्या है, वो क्या कर सकते हैं और उनसे क्या काम लिया जा सकता है, और उनको किस तरह मोटिवेट रखना है। मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। Creative destruction and entrepreneurship. Creative destruction refers to replacement of inferior product and companies by more efficient, innovative, and creative ones, wherein the capitalist market-based ecosystem ensure that only best and brightest survive, whereas others are blown away by the gales of creative destruction. Creative destruction एक स्किल है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होनी चाहिए। यानी कि आपको जो पुराने आपके फर्सुदा ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, उनको किस तरह हमें चेंज करना है, उनको किस तरह इनोवेटिव बनाना है,
और किस तरह उनका इकोसिस्टम जो है आपने चेंज करना है और किस तरह उनके अंदर एक ग्रोथ लेके आनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर। असल में इस वर्ड में मैं थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मैं नहीं, हर बंदा कंफ्यूज होता है क्योंकि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, फ्रेंच का वर्ड है। एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर। वी हैव डिस्कस, जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि रिस्क टेकिंग बड़ी अहम होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अगर रिस्क टेकर नहीं होगा, रिस्क नहीं ले पाएगा, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता और बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता और कॉम्पिटिटिव एज नहीं ले सकता। तो रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके दरिया में कूद जाना, कैलकुलेटेड रिस्क की बात हो रही है। ऐसा रिस्क जो जिसकी पूरी कैलकुलेशन हो, पता होना चाहिए आपको कि आपने रिस्क जो लेना है वो कितना लेना है, और इसका यानी जो भी है सिनारियो, अगर लॉस होता है तो आपने लॉस को किस तरह ओवरकम करना है, यानी पूरा आपको एक कैलकुलेशन के साथ आपको रिस्क लेना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, अगर आप रिस्क की तरफ जाते हो तो आप प्लान बी की तरफ कैसे जाओगे, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये बेसिकली आज फर्स्ट लेक्चर था, और मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर और ट्रेडिशनल बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जो होता है वो सिर्फ अपने बिजनेस को देखता है, अपने बिजनेस को सोचता है, प्रॉफिट को देखता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्रिएटिविटी पे काम करता है, इनोवेशन पे काम करता है, और यानी वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और एक कॉम्पिटिटिव एज लेने की कोशिश करता है। वो अपना जो भी बिजनेस होता है उसको एक कॉम्पिटिटिव एज दिलाने की कोशिश करता है। वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसके बाद अगली स्लाइड है सम फेमस एंटरप्रेन्योर। सम फेमस एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम अमेरिका की बात करें, तो जिस तरह मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, जेफ बेजो है। जेफ बेजो नंबर 1 एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अमेज़न बनाई थी, और मैंने अभी आपको बताया भी था किस तरह बनाई थी। उन्होंने उनका जो वर्कशॉप था घर का, उसके अंदर उन्होंने टेबल और टेलीफोन रखे और एक रजिस्टर रख के उन्होंने एक अपनी कंपनी डेवलप की थी, अमेज़न को डेवलप किया था। फिर इसी तरह बिल गेट्स हैं, एलन मस्क है। एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान, बेहतरीन एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने डिफरेंट यानी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है, और ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है कि जो यानी बियॉन्ड द बाउंड्री जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप उनकी अगर इन्वेस्टमेंट देखें, उनका बिजनेस देखें, उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है। सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली एक इंटरनेट, ऐसा इंटरनेट है कि मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट काफ़ी इंटरनेट के इश्यूज आते हैं, 4G नहीं चल रहा होता, या हमारा जो वाईफाई है वो अक्सर नहीं चल रहा होता, या फिर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो जहाँ बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं होती, या फिर हम वॉर जोन एरियाज देख लें, तो वहाँ पर क्या होता है कि नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती। तो वो जो वायरलेस इंटरनेट है, तो उसके अंदर एक एंटीना है, एक रिसीवर है और एक राउटर है। राउटर के अंदर ही रिसीवर है। तो यानी जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, वो ट्रांसमिटिंग एंटीना सैटेलाइट पे सिग्नल सेंड करता है, और सैटेलाइट से सिग्नल वापस रिसीविंग एंटीना में आता है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप ऐसी जगह भी चला सकते हैं जहाँ नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, किसी भी जगह आप चला सकते हैं पूरी दुनिया में, सैटेलाइट के जरिए चलता है। तो ये एक बेहतरीन इनोवेशन है, बेहतरीन क्रिएटिविटी है। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता जो एलन मस्क ने किया है, और एलन मस्क इसमें कमा भी ठीक ठाक रहे हैं। जुकरबर्ग हैं, मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक बनाया, हम सब यूज़ करते हैं फेसबुक। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपस में सोशलाइज रहते हैं। आज से पहले अगर हम फेसबुक से पहले की बात करें तो हम सोशलाइज इतने नहीं थे। अगर कोई एक से दूसरे शहर में रहता था, काफ़ी टाइम हो जाता था, हम बात नहीं कर पाते थे, कोई मैसेज नहीं भेज पाते थे, और काफ़ी टाइम हो जाता था। अब तो हम 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, भले ही हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। तो इट्स ऑल अबाउट ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? फेसबुक के थ्रू। फेसबुक सोशल मीडिया आया, फिर उसकी देखा देखी और आए। तो ये कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बहुत सी सर्विसेज दी हैं। इस तरह हैं साकिब हैं, इसी तरह सनी अली हैं, और आज़ाद चाय वाला हैं, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी सर्विसेज दी हैं, और बहुत यानी एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्रिएटिव बिजनेस जनरेट किए हैं, और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये आज का पहला सेशन था। हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप में और ट्रेडिशनल बिजनेस डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर दिस मीन्स तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे, और इसी तरह ये जितने भी लेक्चर हैं वो चलते रहेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। और अगर आपने मेरे इस पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि आपको इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें और आप अप टू डेट रहें। और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में क्या कमी थी, क्या खामी थी, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो अपनी सजेशन ज़रूर देगा, क्योंकि सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी। सजेशन से इंसान अपनी इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, चीज़ों को बेहतर कर सकता है।
क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि परफेक्ट नहीं होती। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस जब इंसान करता रहता है तो इंसान परफेक्ट होता जाता है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इसी तरह आगे भी सेशन आते रहेंगे और इनकी एडिटेड वीडियो मैं यूट्यूब पे लगाता रहूँगा। और जिसने भी मेरे इस पेज को ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, तो वो लाजमी ज्वाइन करें ताकि वो अप टू डेट रहे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।